आप इंसान हैं, आपको खाना चाहिए, घर चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, और अगर पड़ोसी ने एक फॉर्च्यूनर ली है तो आपको भी वैसी बड़ी गाड़ी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, दुनिया में सबके लिए सब कुछ नहीं है। हर किसी को बड़ा घर नहीं मिल सकता, हर किसी को करोड़ों की सैलरी नहीं मिल सकती, हर किसी को समुद्र के किनारे वाला बड़ा बंगला नहीं मिल सकता। और यही इकोनॉमिक्स की शुरुआत है। इकोनॉमिक्स किसी स्टॉक मार्केट से शुरू नहीं होती है, इकोनॉमिक्स बिलियनियर अरबपति से शुरू नहीं होती है। इकोनॉमिक्स शुरू होती है एक छोटी सी प्रॉब्लम से, जो कि है स्कैर्सिटी, कम पड़ जाना, संसाधनों का लिमिटेड होना, चीजों का इस दुनिया में लिमिटेड होना। अब जरा सोचो कि अगर पेट्रोल अनलिमिटेड होता, सोना अनलिमिटेड, सब्जियां अनलिमिटेड, दुनिया की हर चीज या फिर आपका टाइम, आपकी एनर्जी भी अगर अनलिमिटेड होती, तो क्या इकोनॉमिक्स नाम की कोई चीज होती, या पैसा, मनी नाम की कोई चीज हमें इन्वेंट करनी पड़ती? पैसा ही एक ऐसी कहानी है जो इंसान ने अपने लिए बनाई है और सबने मानी है, क्योंकि असल में जो 500 रुपए का नोट होता है वो केवल एक कहानी है। वैसे उस नोट को बनाने की कॉस्ट आती है 50 रुपए, लेकिन उसको 500 रुपए हम सबने माना है, एक कहानी हमने मानी है। क्योंकि इकोनॉमिक्स पैदा ही तब होती है जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, चीजें हमारे पास में लिमिटेड है, लेकिन इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड है। ध्यान देना, इंसान की वांट्स जो है, जो उनको चाहिए वो अनंत है, लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड है। यही से पूरी इकोनॉमिक्स पैदा होती है। और जब ऐसा मोमेंट आता है कि आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, तो हमें क्या करना पड़ता है? चॉइस लेनी होती है, निर्णय लेना होता है। अभी इस समय आप 100 चीज नहीं कर सकते। आप एक चीज कर रहे हो तो आप कुछ छोड़ रहे हो। आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप कुछ और है जो नहीं कर रहे हो। शायद आप इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हो, नेटफ्लिक्स नहीं चला रहे हो, दोस्तों से बातें नहीं कर रहे हो। मतलब हर चॉइस की एक हिडन कॉस्ट होती है। इकोनॉमिक्स इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, इसको ध्यान से सुनना। जो आपको मिल गया उसकी कीमत नहीं, जो आपने छोड़ दिया उसकी कीमत। समझ रहे हो क्या होता है? अगर आपने आईएएस की तैयारी चुनी है तो शायद 4 साल की नौकरी छोड़ी है। अगर किसी ने बिजनेस चुना है तो उसने फिक्स्ड सैलरी जो होती है वो छोड़ दी। अगर किसी ने कंफर्ट चुना है तो शायद सक्सेस छोड़ दी उसने। हर डिसीजन के पीछे एक हिडन प्राइस होती है, और यही इकोनॉमिक्स का पहला लेसन है। अब आगे बढ़ते हैं। जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं तो लोग क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे, लेन देन करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। मान लो जो राजस्थान का किसान है वो केवल गेहूं उगा सकता है, केरल का जो है वो केवल मसाले उगा सकता है, तो दोनों के पास सब कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। इस चीज को बोलते हैं ट्रेड। और ध्यान देना, ट्रेड इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग अच्छे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ट्रेड इसलिए होती है क्योंकि दोनों का उसमें फायदा है। यही इकोनॉमिक्स का सबसे सुंदर प्रिंसिपल है, विन विन। दोनों का फायदा और ट्रेड हो रहा है, इस तरह से इकोनॉमिक्स चलती है। अब यहाँ पर एक और मजेदार कॉन्सेप्ट आता है जो कि है कंपैरेटिव एडवांटेज। नाम बड़ा खतरनाक है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मान लो कि 2 लोग हैं, एक आदमी को कोडिंग अच्छे से आती है लेकिन डिजाइनिंग ठीक ठीक कर देता है, दूसरा आदमी को डिजाइनिंग बहुत अच्छी आती है लेकिन कोडिंग का थोड़ा काम चला लेता है। दोनों अगर सब कुछ खुद करने लगे, एक तो खुद का जो काम है वो और दूसरा भी, तो ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। अगर दोनों कोलैबोरेशन कर ले, स्पेशलाइजेशन कर ले, तो दोनों ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। एक यूट्यूबर चैनल स्टार्ट करता है, वो खुद एडिटिंग करता है, वो खुद रिसर्च करता है, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो वो केवल हफ्ते की एक ही वीडियो डाल पाता है। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसको केवल एडिटिंग आती है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता। यहीं पर इकोनॉमिक्स की एंट्री होती है, एक साइकिल की एंट्री होती है कि वो यूट्यूबर अपना वक्त बचाता है एडिटर को हायर कर, और एडिटर हायर हो जाता है जब एक यूट्यूबर एक एडिटर के साथ में मिल जाता है और मार्केट में कुछ बनाने लगता है। इस दुनिया की कोई भी खोज के बाद में उसको ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी क्या करती है? बहुत सारे लोगों को मिला करके एक बैच बनाती है, इन सब से काम करवा के एक ग्रुप बनाती है, इन सब का मैनेजमेंट बनाती है और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करती है। इसी चीज को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कनेक्शन इस चीज से है कि हर चीज अगर लिमिटेड है तो आपका टाइम भी लिमिटेड है, आपकी एनर्जी भी लिमिटेड है। इसलिए हम सब कोलैबोरेशन करके ये चीजें बनाते हैं। तुम्हें हर चीज में बेस्ट होने की जरूरत नहीं है, बस किसी एक चीज में रिलेटिवली बेहतर होना पड़ता है। और यही कारण है कि दुनिया चल रही है, यही कारण है कि कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, टीचर बनता है, बिजनेसमैन बनता है, और सबके सब मिलकर के विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, सबकी दुकान है और सब इसलिए कमा रहे हैं ताकि सब कमा के एक दूसरे की चीजें खरीद सके। सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं और यही ट्रेड है, यही सिविलाइजेशन की फाउंडेशन है। इसी वजह से इंसान इतनी तरक्की कर पाया। अब तक हमने क्या सीखा? स्कैर्सिटी यानी चीजें लिमिटेड होती है, चॉइस यानी कि आप कुछ भी चूज करते हो उसके पीछे की हिडन कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर चीज को ना करने की, खोने की एक कॉस्ट होती है। ट्रेड यानी कि हम एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेशन करते हैं। फिर जाना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर के एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं। इन 5 चीजों को एक बॉक्स में डालो और उस बॉक्स को हिलाओ तो क्या बनेगा? तब अचानक से पैदा होता है मार्केट। मार्केट कोई जगह नहीं है, मार्केट एक सिस्टम है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। पुराने जमाने में गांव की मंडी मार्केट थी, आज अमेज़न मार्केट है, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, स्टॉक। आने वाले समय में एआई मार्केट प्लेस भी मार्केट होगा। लेकिन सवाल है मार्केट चलता कैसे है? इसका इंजन क्या है, फ्यूल क्या है, उसकी बैटरी क्या है, उसके पीछे की एनर्जी का सोर्स क्या है? उत्तर है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव क्या है? प्रोत्साहन आपका करने का, उसके पीछे का लालच क्या है, मन क्या है, नीड क्या है, वांट क्या है। इंसान इंसेंटिव्स पर चलता है। अगर मैं किसी को कहूँ कि ये काम करने के 50 रुपए मिलेंगे, उसको कोई और इंसान बोले कि यार ये काम करने के सेम काम इतने टाइम में करना है, 500 रुपए मिलेंगे, तो वो कहाँ जाएगा? 500 रुपए की तरफ। क्यों?
इंसेंटिव्स। अब जाके हमारी जो वीडियो है ना ये शुरू होगी। इंसेंटिव ये हमारा पहला पॉइंट है। अब क्योंकि बात चल रही है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम की और दुनिया में पैसा या हर चीज की ट्रेड कैसे होती है उसकी, तो मैं बात करना चाहूंगा अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो, कंपनी का शेयर लेते हो, मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो उस वक्त कई तरह के कंफ्यूजन होते हैं। मार्केट का फ्यूचर हमें जानना होता है कि भाई कब ट्रेड लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क है, और सबसे बड़ा सवाल कि यार ये ट्रेड मैंने लिया ही क्यों था। 90% लोग मार्केट में स्ट्रेटेजी से नहीं इमोशन से ट्रेड करते हैं। जैसे ग्रीन कैंडल होती है तो फोमो हो जाता है, रेड कैंडल होती है तो पैनिक कर जाते हैं, और एंड में ये होता है कि या तो कॉन्फिडेंस हिलता है या फिर पूरा पोर्टफोलियो हिलता है। लेकिन सोचो अगर ट्रेडिंग में अगर हर बार एक क्लियर ब्लूप्रिंट मिल जाए, एग्जैक्टली कहां एंट्री लेनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है और कहां प्रॉफिट बुक करना है, तो स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा। यही काम करता है बोल्ट ट्रेड्स बाय लेमन। बोल्ट ट्रेड्स कोई रैंडम टिप्स देने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, ये इंडिया का पहला ऐसा एआई पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप प्रूवन स्ट्रेटजिस्ट को ब्लाइंडली नहीं बल्कि लॉजिकली फॉलो करते हो। यहाँ की सारी स्ट्रेटजीज एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स डिजाइन करते हैं, जिनमें से आपको बस अपनी स्ट्रेटजी चूज करनी होती है। उसके बाद में बोल्ट ट्रेडर्स कंटिन्यूअसली मार्केट को मॉनिटर करता रहता है, और जैसे ही मार्केट कंडीशन मैच होती रहती है आपको मिलता है कंप्लीट ट्रेड सेटअप, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, सब कुछ क्लियर। सबसे पावरफुल बात यहाँ पर यह है कि सब कुछ आपको सिर्फ टेक्स्ट में नहीं मिलता है बल्कि एक लाइव चार्ट पर दिखता है, ताकि आप सिर्फ सिग्नल फॉलो ना करो बल्कि समझो कि ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये मतलब इमोशनल ट्रेडिंग नहीं, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग है। पहले लोग अंदाजा लगाकर ट्रेडिंग करते थे, अब स्मार्ट ट्रेडर सिस्टम से ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग को थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड और ऑनेस्टली मेंटली स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हो तो बोल्ट ट्रेड्स बाय लेमन डेफिनेटली चेक करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट पिन करके भी लगा दिया है। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जहां हमारा पहला पॉइंट था इंसेंटिव्स। थॉमस सोवेल ने अपनी 700 पेज की किताब बेसिक इकोनॉमिक्स में बार बार एक ही चीज एक्सप्लेन करी है, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स नॉट इंटेंशंस। मतलब इंसान जो है वो इच्छाओं से नहीं चलता है, वो रिवॉर्ड से चलता है। 2008 में मेरीलैंड स्टेट की गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे, तो वहां की गवर्नमेंट ने सोचा कि यार चलो रिच लोग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, इनके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। उनके पास उस वक्त 8000 मिलियनियर्स थे, करोड़पति थे। कैलकुलेशन हुई तो पता लगा कि गवर्नमेंट को हर साल एक्स्ट्रा कई करोड़ों में टैक्स मिल जाएगा। लगा लेते हैं। पहले साल गवर्नमेंट को सही लगा, बाकी लोगों को भी सही लगा कि भाई अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा, सही है। लेकिन दूसरे साल काउंट हुआ तो पता लगा कि 2000 मिलियनियर्स गायब हो गए, भाग गए। क्यों? क्योंकि रिच लोग जो होते हैं, अमीर लोग, वो इमोशनल नहीं होते, वो इकोनॉमिक होते हैं। गवर्नमेंट ने सोचा कि हम ज्यादा पैसा कलेक्ट करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स ने क्या कहा? इकोनॉमिक्स में क्या हुआ कि आप लोगों को स्टेट छोड़ने का इंसेंटिव्स दे रहे हो, उनको प्रोत्साहित कर रहे हो। क्या जाना था हमने? इंसान वो करता है जो करने का बढ़ावा मिलेगा, कन्वीनियंट लगेगा, सुविधाजनक लगेगा, या फिर ज्यादा लगेगा, अच्छा लगेगा, राइट? और यही हुआ। मिलियनियर्स चले गए, करोड़पति चले गए, बिजनेस चले गए, जॉब चली गई, टैक्स रेवेन्यू गिर गया। 1991 से पहले इंडिया में लाइसेंस राज चल रहा था। नया बिजनेस खोलना हो, बाहर से कुछ इंपोर्ट करना हो, बिजनेस को एक्सपांड करना हो, हर चीज की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी। वहां पर लोगों के पास इंसेंटिव सिर्फ एक था, गवर्नमेंट को खुश रखो, चाहे बिजनेस ग्रो करे या ना करे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लगभग 44 साल तक देश में ऑलमोस्ट जीरो ग्रोथ हुई। लेकिन जैसे ही 1991 में इकोनॉमी ओपन हुई, इंसेंटिव बदल गया कि आप कंपीट करो, इनोवेट करो, ग्रो करो, पैसा कमाओ। इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस करने का रिवॉर्ड थोड़ा सा बढ़ गया। एक बहुत बड़ा मोटा टैक्स भी था, वो भी हटाया गया, और इस बदले हुए इंसेंटिव का नतीजा ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी जो कभी 270 बिलियन पे थी, वो 3.7 ट्रिलियन पर आज आ चुकी है। यानी कि 33 साल में 13 गुना ये देश आगे बढ़ चुका है। अब ध्यान देना, ये सिर्फ गवर्नमेंट की कहानी नहीं है, तुम्हारी पूरी जिंदगी भी इसी रूल पर चलती है। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन को रिवॉर्ड करोगे, उसको बढ़ावा दोगे, तो डिसिप्लिन मर जाएगा। अगर सोसाइटी लोग जो है वो दिखावे को रिवॉर्ड करेगी, तो लोग ईएमआई पर लग्जरी खरीदेंगे। अगर स्कूल सिर्फ मार्क्स को रिवॉर्ड करेगा, तो बच्चे लर्निंग नहीं करेंगे, रट्टा मारेंगे। टीचर अगर बोलेगा कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए इंसेंटिव क्या हुआ? मार्क्स। तो क्रिएटिव बच्चे एवरेज दिखेंगे, और एवरेज मेमोराइजर जो केवल याद करते हैं टॉपर बन जाएंगे। टीचर बेचारा जो है, अध्यापक, उसका इंटेंशन अच्छे थे कि भाई बच्चे आगे बढ़े, लेकिन आउटकम खराब क्यों निकला? क्योंकि दुनिया इंटेंशन से नहीं, इंसेंटिव पर चलती है। इंटेंशन सही था कि बच्चे पढ़े, लेकिन इंसेंटिव क्या था? मार्क्स। इंसेंटिव होना चाहिए कि भाई क्रिएटिव काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। इंसेंटिव होना चाहिए बच्चों की क्यूरियोसिटी क्या गजब की है भाई, इसके बेस पर कुछ सोचा जाए, मार्क्स को इंसेंटिव ना बनाया जाए। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिथम है वो फेक लाइफ को रिवॉर्ड करेगा, तो लोग फेक लाइफ क्रिएट करेंगे और कर रहे हैं। इंडियन ऑडियंस जो है वो सट्टा बेचने वाले क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स को अगर रिवॉर्ड देंगे, तो ऑटोमेटिकली ऐसे क्रिएटर्स और आगे आने लगेंगे। जहां पर इंसेंटिव्स होता है, लोग आते हैं। इंटेंशन मैटर नहीं करता है, इंसेंटिव मैटर करता है। मेजॉरिटी लोग ये समझते नहीं है और वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक्स की दूसरी लेयर पर। जैसे आप लेयर बाय लेयर जान रहे हो, आपको आगे और मजा आता जाएगा। नंबर 2, एवरी चॉइस हैज अ कॉस्ट। मिडिल क्लास को या फिर किसी भी इंसान को एक केवल प्राइस दिखाई जाती है, कॉस्ट नहीं दिखाई जाती है। BMW या कोई फॉर्च्यूनर का एग्जांपल लेते हैं। 50 लाख की गाड़ी है, तुमने खरीद ली, तुम सोचते हो कि मैंने केवल 50 लाख का खर्चा करा है। गलत। इकोनॉमिक्स कहती है तुमने वो फ्यूचर भी खर्च किया है जो वो पैसा बना सकती थी। अगर वही एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट होता तो वो 20 से 30 साल में करोड़ों भी बन सकता था। लेकिन कंपनीज लग्जरी, फ्यूचर वेल्थ खाती है। अगर आप ऑलरेडी वेल्दी हो, आपके लिए बिल्कुल मजाक थी वो पैसा पे करना, तो अलग बात है। लेकिन कंपनी तुम्हें ये नहीं बताती है, वो सिर्फ मंथली EMI दिखाती है। जिनके लिए बहुत बड़ी बात है, 50 लाख बहुत ज्यादा बड़ी बात है, उसके लिए लगेगा 39,000 की मंथली EMI तो है। यही
यही तो मैनिपुलेशन है। तुम टोटल लॉस नहीं देखते हो, तुम मंथली कंफर्ट देखते हो। इंसान जो है वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म पेन को इग्नोर कर लेता है। जो इंसान इकोनॉमिक्स को ढंग से समझता है वो हिडन ट्रेड ऑफ देखने लग जाता है। अगर तुम नेटफ्लिक्स बिंज कर रहे हो, एक सीरीज निपटा रहे हो पूरी 2-3 दिन के अंदर ही, तो सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइम का ही नुकसान नहीं हो रहा है, कुछ और सेक्रीफाइस भी कर रहे हो। अगर तुम रैंडम लोगों के साथ में वीकेंड पर घूमना तुम्हारा फिक्स है, जाते ही जाते हो घूमने, तो सिर्फ आउटिंग नहीं कर रहे हो, फोकस भी सेक्रीफाइस कर रहे हो। अगर तुम अटेंशन चीप चीजों पर खर्च कर रहे हो तो तुम्हारा फ्यूचर जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव बन जाता है। हर डिसीजन इनविजिबल प्राइस मांगता है, जो प्राइस दिखती नहीं इस वक्त लेकिन बाद में तुमसे भुगतान कराती है। चॉइस को इकोनॉमिकली सोचो, हर चीज में एक इकोनॉमिक छुपी है। अब आती है तीसरी चीज, प्राइजेस आर मैसेजेस। किसी भी चीज के प्राइस बढ़ते हैं घटते हैं वो एक मैसेज होता है, एक बात छुपी होती है उसके पीछे। दुनिया प्राइसेस को एनीमे समझती है, भाई भाव गिर गए, बढ़ गए, भाई महंगा हो गया, लेकिन प्राइजेस एक्चुअली सिग्नल्स देते हैं। अगर किसी भी चीज की प्राइस बढ़ रही है तो मार्केट कुछ बता रहा है, स्कैरसिटी है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। लेकिन पॉलिटिशियंस आते हैं और बोलते हैं हम प्राइसेस कंट्रोल करेंगे, बड़े हीरोइक साउंड होते हैं वो, राइट। लेकिन इकोनॉमिक्स इमोशन से नहीं चलता है। न्यूयॉर्क में रेंट कंट्रोल लगाया गया, आइडिया अच्छा था, गरीब लोगों को सस्ते में घर मिल जाएगा ताकि कम पैसे वाले लोग भी घर किराए पे ले सके। लेकिन इकोनॉमी में लोगों के फैसले इंसेंटिव्स पर डिपेंड करते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि लैंडलॉर्ड्स ने, जिनकी बिल्डिंग थी, उन्होंने बिल्डिंग की मेंटेनेंस कम कर दी, क्योंकि कम किराए पर उन्हें इतना पैसा मिलता नहीं था कि वो इतनी सफाई वगैरह भी करे। कुछ लैंडलॉर्ड्स ने अपार्टमेंट्स बनाने बंद कर दिए, कुछ अपार्टमेंट्स उन्होंने किराए पर देने भी बंद कर दिए। इसी वजह से मार्केट में किराए पर घर मिलने की एक सप्लाई जो है वो घट गई। जबकि लोगों को किराए के घर की जरूरत तो थी, लेकिन लोग अब किराए पे घर दे नहीं रहे, क्योंकि आपने प्राइस सिग्नल तोड़ दिया। करना भला था, किराया कम कर दिया, लेकिन यहाँ पर अब लोगों को घर नहीं मिल रहा है। जिम्बाब्वे ने फूड प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखे कि भाई फूड की प्राइस लो रखेगी, जिसकी वजह से किसानों को लॉस होने लगा, क्योंकि उनको लागत नहीं मिल रही थी, उनका इंसेंटिव वहां बंद नहीं रहा था, तो उन्होंने फूड बेचना ही बंद कर दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि शॉप्स एम्प्टी होने लगी, क्योंकि सप्लाई घट गई, लोगों को मार्केट से खरीदने के लिए खाना तक वहां पे मिलना थोड़ा सा कम हो गया था। जब भी कोई सिस्टम नेचुरल प्राइसेस को फोर्सफुली कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन टूट जाती है। इसमें रिच लोग जो होते हैं वो वर्क अराउंड या फिर कोई भी रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास या फिर गरीब लोग जो होते हैं वो फंस जाते हैं। यही कारण है कि इकोनॉमिक्स समझने के बाद में पॉलिटिकल स्पीचेस कम इमोशनल लगने लगती है, क्योंकि तुम पूछना शुरू कर देते हो कि इंसेंटिव क्या है, सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा, हिडन कॉस्ट क्या है, और मेजॉरिटी लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछते, इसलिए मैनिपुलेट हो जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। अगला और चौथा पॉइंट है योर वेज इज अ प्राइस टू। तुम्हारी सैलरी जो है वो तुम्हारी मेहनत की नहीं है, तुम्हारी सैलरी तुम्हारी वैल्यू की है। ये सुनना थोड़ा सा हार्श लगता है, कड़वा लगता है। अगर तुम किसी भी कंपनी को 5,000 की वैल्यू दे रहे हो तो वो बिजनेस तुम्हें 50,000 नहीं देगा। अब लोग बोलते हैं कि मिनिमम वेज बढ़ा दो भाई, हमारी प्राइस बढ़ाओ, हम बहुत मेहनत करते हैं, सुनने में अच्छा लग रहा होता है, हम भी कहते हैं कि बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर वर्कर सिर्फ 10 रुपए की वैल्यू क्रिएट कर रहा है और वो बोलता है कि उसको 15 रुपए मिलने चाहिए, तो बिजनेस क्या करेगा? उसको हायर नहीं करेगा, मशीन लेके आएगा, ऑटोमेशन से करने की ट्राई करेगा। और यही चीज एआई के साथ भी हो रही है। जो लोग लो वैल्यू रिपीटेटिव वर्क कर रहे हैं उनकी जगह सॉफ्टवेयर ले चुका है। इकोनॉमिक्स क्रूर नहीं है, इकोनॉमिक्स क्रूर नहीं है, निर्दय नहीं है, इकोनॉमिक्स ऑनेस्ट है। मार्केट सिंपैथी से पैसा नहीं देता है, वैल्यू से देता है। और यही कारण है कि कुछ लोग ये बात समझ करके करोड़ों रुपए कमाते हैं और कुछ है जो बहुत मेहनत की बात भी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग रेयर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ लोग कम काम करके बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। अब आते हैं हम 5वें पॉइंट पर। प्रॉफिट और लॉसेज जो है ना वो एक संकेत है, डायरेक्शन है। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है तो मार्केट संकेत देता है कि पीपल वांट दिस, डिमांड है, लोग चाहते हैं। और अगर कोई लगातार अपने काम के अंदर लॉस कर रहा है तो मार्केट बोल रहा है स्टॉप, रुक जा भाई। सीधी बात है, राइट? समझ आ रही है? पर ये सीधी बात ही लोग समझते नहीं है, अपने ईगो पे लेते हैं, बिजनेस खींचते रहते हैं, रिलेशनशिप्स खींचते रहते हैं, करियर खींचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशंस रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करने देता है, इकोनॉमिक्स रियलिटी एक्सेप्ट करवाती है। अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है तो रिसोर्सेस हटाओ, उसके ऊपर टाइम देना बंद करो, मनी एनर्जी खर्च करना बंद करो, और जो भी चीज काम कर रही है उसको डबल डाउन करते रहो। बिजनेस का मतलब यही है, जो वर्क कर रहा है उसके ऊपर और एनर्जी लगा दो, पैसा लगा दो, डबल कर दो, और जो नहीं वर्क कर रहा है उसको हटाते रहो। और यही रिच लोग, अमीर लोग, बिलियनियर, मल्टी मिलियनियर लोग करते हैं। अमीर बाप क्या कहता है? अमीर बाप कहता है कि मेरा बेटा झूठ बोल सकता है पर मेरा डेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता। वो डेटा पर निर्भर होते हैं, कोई भी चीज नहीं चलती है छोड़ते हैं, कोई चीज चलती है उसको डबल डाउन करते हैं। इमोशन पे नहीं चलते हैं कि मेरा ये काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा, ऐसे नहीं चलते हैं, डेटा पे चलते हैं। नंबर 6, ट्रेड मेक्स एवरीवन रिचर। लेकिन ह्यूमंस, इंसान इगोस्टिक होते हैं, हर चीज खुद करना चाहते हैं। पॉलिटिक्स भी ये सिखाता है कि अगर हम जीतेंगे तो वो हारेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या कहती है? वॉलंटरी ट्रेड में दोनों जीतते हैं। अगर दो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं तो दोनों का फायदा हो रहा होता है, वरना ट्रेड होता ही नहीं। ट्रेड का मतलब होता है दोनों का फायदा, विन विन सिचुएशन। अब इसको अपनी लाइफ में देखो, तुम वो काम क्यों कर रहे हो जिसमें तुम एवरेज हो? क्यों ईमेल्स देख रहे हो? क्यों एडमिन वर्क कर रहे हो? क्यों लो वैल्यू टास्क में जिंदगी खर्च कर रहे हो? हाई परफॉर्मर्स जो होते हैं वो लेवरेज समझते हैं, वो अपना टाइम वहां लगाते हैं जहां उनकी हाईएस्ट वैल्यू है,